नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में हम लोग हिंदी में विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। क्या विराम चिन्ह हम लोग पढ़ने वाले हैं? अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी विराम चिन्ह में क्वेश्चन गलत कर देते हैं और क्वेश्चन करने का रीज़न ये होता है कि विद्यार्थी केवल विराम चिन्ह पढ़ते हैं तो उसका सिंबल पढ़ लेते हैं, यानी केवल प्रतीक पढ़ लेते हैं कि अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, अर्ध विराम का क्या होता है, उप विराम का क्या होता है, निर्देशन चिन्ह का क्या होता है। केवल इनका चिन्ह वो लोग पढ़ कर जाते हैं। लेकिन इस समय जो आपसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है विराम चिन्ह से, वाक्य में किस तरीके से उसका प्रयोग करेंगे वही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न कि आपसे उसका चिन्ह पूछा जा रहा है। क्योंकि पूछा जाता है कहीं ना कहीं, जैसे अगर नॉर्मल पेपर बनता है, ठीक है, लो लेवल का अगर पेपर बनता है तो कभी कभी चिन्ह भी पूछ लेता है। लेकिन अधिकांश देखेंगे तो इस समय जो स्टैंडर्ड यानी कि थोड़ा सा पेपर का पैटर्न अगर अच्छा खासा बन गया तो उसमें आपसे वाक्य में कहाँ प्रयोग करेंगे कौन सा चिन्ह का, वहीं आपसे पूछा जाता है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विराम चिन्ह का परिभाषा देखेंगे कि विराम चिन्ह का डिफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होता है। तो विराम चिन्ह की अगर परिभाषा की बात करें तो देखिए, विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। क्या विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? रुकना या तो ठहराव होता है। या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करते समय जब कभी कभी या बीच में या बात समाप्त होने पर रुकता है, तब रुकावट या विराम के स्थान को जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। बात समझ आ गया ना? यानी कि आप कह सकते हैं कि विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि रुकना या तो ठहराव होता है, या कोई व्यक्ति है अपने मन के भाव या विचार को जो व्यक्त करता है, ठीक है, तो व्यक्त करते समय कभी कभी होता है क्या कि बीच में या जब बात समाप्त होती है तो रुकता है, तब जो रुकावट या विराम के स्थान को जो चिन्ह के द्वारा व्यक्त करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? विराम चिन्ह कहेंगे। ओके, तो ये हो गया परिभाषा इसका। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि श्री कमता प्रसाद गुरु के अनुसार, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको देखने को मिला होगा प्रीवियस ईयर में यदि आप विराम चिन्ह पढ़े होंगे तो देखिए, अगर श्री कमता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर देखा जाए तो विराम चिन्हों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 20 होती है। कितनी? 20 यानी कि 20 होती है। किसके अनुसार? कमता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो यही चीज़ बताया गया है। श्री कमता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया है। यानी कि आप जो 20 आप विराम चिन्ह देख रहे हैं कि 20 जो विराम चिन्हों की संख्या देख रहे हैं, इसमें जो आपका पूर्ण विराम है, क्या पूर्ण विराम जो है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी आपके विराम चिन्ह हैं वो सबको कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी से लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अल्प विराम की, किसकी? अल्प विराम की। तो अल्प विराम का मतलब क्या होता है? अल्प मतलब कम होता है, विराम मतलब कि ठहराव होता है। ओके, अल्प विराम का अगर सिंबल पूछा जाता है कि अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, तो ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है, यानी कि इस तरीके से जो दिया रहता है ये आपका अल्प विराम होता है। तो अगर चिन्ह या सिंबल पूछता है तो आप बता देंगे। बाकी इसका देखिए, इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है कि जहाँ थोड़ी देर रुकना हो, क्या जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ गया ना? या ये कह सकते हैं कि एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दोनों चीज़ याद रखिएगा, जहाँ अल्प यानी कि थोड़ी देर यानी थोड़ी समय के लिए जहाँ रुकना होगा वहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, या एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर समझिए, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर नोट देख लीजिए। नोट में क्या है कि छंद में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छंद अभी आप लोग पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, उसमें जैसे ही छंद पढ़ेंगे तो उसमें एक चरण जैसे समाप्त होता है तो वहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह लग जाता है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि छंद में एक चरण की समाप्ति पर भी अल्प विराम का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तीन चीज़ हमने सीखा। क्या सीखा है यहाँ से अल्प विराम में? अल्प विराम हमने सीखा कि एक या एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। छंद में एक चरण की समाप्ति पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और अल्प यानी कि थोड़ी देर के लिए ठहरने के लिए, ठहरा यानी रुकने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो उदाहरण के अगर हम बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पर देखिए, पहला एग्जाम्पल है कि राम
उसके बाद से देखिए अल्प विराम लगाया गया है। सीता, फिर अल्प विराम, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो देख रहे हैं एक से अधिक का जब भी जोड़ने के लिए बात आती है सेंटेंस में तो किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए मैंने भारत में पहाड़, पहाड़ के बाद से देखिए अल्प विराम है, फिर यहाँ पर देखिए झरने, फिर नदी, फिर खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। देख रहे हैं ना। रीना बाजार से सेब, अनार, संतरे, केले लाई। हाँ मैं लखनऊ जाऊंगा। तो हाँ के बाद यहाँ पर अल्प विराम लगा है। क्यों? ये थोड़ा सा रुका है, यहाँ पर ठहरा हुआ है। हाँ बोला है, उसके बाद थोड़ा सा रुका हुआ है, उसके बाद से बोला है कि मैं लखनऊ जाऊंगा। तो जब भी थोड़ी सी ठहराव की बात आएगी जहाँ पर अल्प विराम वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। कब? थोड़ी सी ठहराव के लिए। ओके। उसके बाद देखिए नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। 2 अक्टूबर उसको से देखिए अल्प विराम लगा है, सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो जब भी इस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो आपसे पेपर में देखिए 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो जो हमने ऊपर डिफिनेशन बताया, क्या बताया कि छंद में एक चरण की समाप्ति पर, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छंद में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? अल्प विराम का। फिर पूछा जा सकता है कि एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फिर कहेंगे आपकी अल्प विराम का। या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो क्या बताएंगे? अल्प विराम का। या तो ये चीज़ पूछ सकता है, या तो अल्प विराम का ये सिंबल पूछ सकता है, या तो एग्जाम्पल देकर, जितना ये एग्जाम्पल देख रहे हैं उदाहरण, ये एग्जाम्पल देकर और पूछ सकता है कि इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। दूसरा आपका है अर्ध विराम चिन्ह। क्या है? अर्ध विराम। तो अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है? तो इसका सिंबल क्या होता है? तो ऊपर एक यहाँ पर बिंदी होगी, ठीक है, और उसके बाद से नीचे आपका जो हमने अभी अल्प विराम पढ़ा, तो अल्प विराम की ही तरह होता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या होगा? एक बिंदी होगी। जैसे अल्प विराम हमने ऊपर पढ़ा, इसी के ऊपर यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा? अर्ध विराम कहलाएगा। ओके। तो अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो जहाँ अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता होती है वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अल्प विराम में हम थोड़ी देर रुक रहे थे, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अल्प विराम से थोड़ी अधिक होनी चाहिए, यानी कि जो ठहराव की स्थिति है अल्प विराम से अधिक होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण विराम से कुछ कम होने चाहिए। रुकने की जो स्थिति होगी, अगर इस तरीके से हो रहा है तो वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। और अर्ध विराम का बार बार मैं चिन्ह बता रहा हूँ कि ये होता है। क्या होता है? आप यहाँ पर एक बिंदी देंगे और उसके बाद से नीचे ये, तो ये आपका क्या होगा? अर्ध विराम होगा। ओके। अथवा देख लेते हैं, मिश्रित या संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसमें? मिश्रित या संयुक्त वाक्य में। किसके लिए? विरोध का भाव प्रकट करने के लिए भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे उदाहरण से। उदाहरण की बात करें, देखिए चांदी बहुमूल्य धातु है, उसको से यहाँ पर ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, उसको तो फिर बोल रहा है कि पर लोहे का भी कम महत्व नहीं है। देख रहे हैं ना। यानी कि अल्प विराम से थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा ठहराव हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अर्ध विराम का, ठीक है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए मोहन बाजार से घर गया, उसका से फिर वही सेंटेंस में नहाया और नाश्ता किया, फिर देखिए यहाँ पर अर्ध विराम लगाए, अपनी साइकिल उठाई और स्कूल चला गया। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है, फिर यहाँ पर भी किया गया है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल जब भी आएंगे तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे आप? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर और एग्जाम्पल है, सूर्योदय हो गया, उसको ऐसा अर्ध विराम, चिड़िया चहकने लगी और कमल क्या हो गए? खिल गए। ओके। सूर्यास्त हो गया, उसको से अर्ध विराम लग गया ना, फिर ललिमा का स्थान कालीमान ने ले लिया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब किसके लिए हैं? इसमें सब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो अर्ध विराम में आपने क्या समझा कि अल्प विराम से थोड़ी सी ज़्यादा रुकने की स्थिति जहाँ पर होगी वहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। और क्या होता है? मिश्र वाक्य में, यहाँ पर देखिए मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए भी अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तीसरा है आपका पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूर्ण विराम चिन्ह का बस इसी तरीके से एक लाइन खींच देंगे आप, पूर्ण विराम चिन्ह हो जाएगा। ओके। पूर्ण मतलब होता है पूर्ण रूप से, और विराम मतलब ठहरा, यानी कि पूर्ण रूप से क्या होगा? ठहरा होगा। यानी कि जब हम वाक्य बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर रुकते हैं उसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि आपका जो
वाक्य क्या होगा, समाप्त हो गया होगा, यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या होगा, ठहराव हमको लेना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, समझिए, राम स्कूल से आ गया, उसके बाद यहाँ पर क्या लग गया, पूर्ण विराम लग गया। अमन मेहनत से पढ़ता है, उसके बाद से क्या, मतलब ये वाक्य समाप्त हो गया है, पूर्ण रूप से हमको यहाँ पर रुकना ही है, ठहराव होना ही है, इसके बाद कोई सेंटेंस इसमें नहीं आएगा। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, राम का दोस्त मोहन है, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम चिन्ह का। चौथा आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल ये होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि चिन्ह भी आपसे पूछ ले। देख लेते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है कि जब किसी से प्रश्न किए जाने का बोध हो, जैसे क्या, कब, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, क्यों, इस तरीके से जब भी पूछा जाएगा, प्रश्न करने की बात आएगी, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, राकेश दिल्ली कब जा रहा है, और देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है ना, कब यहाँ पर आया हुआ है। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तो देखिए पेपर में कैसे पूछेगा कि ये सेंटेंस दे देगा और इसको नहीं दिया रहेगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिया रहेगा, और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग इस वाक्य में किया जाएगा। तो आप जानते रहिएगा कि जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तुम्हारा यहाँ कैसे, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है, तो ये आसान है, आप लोग इसको पहचान जाएंगे। अगला आपका पांचवा है विस्मयवाचक चिन्ह। क्या है, विस्मयवाचक चिन्ह, तो इसको भी आप लोग पहचान जाएंगे। और इसका क्या होता है कि जो पूर्ण विराम चिन्ह होता है बस उसी तरीके से रहता है, लेकिन यहाँ पर नीचे एक बिंदी लग जाती है, तो ये आपका क्या हो जाता है, विस्मयवाचक चिन्ह हो जाता है। ओके, ये सिंबल है, इसको याद रखिएगा। बाकी इसका प्रयोग कहाँ पर होता है देख लेते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और इसको भी पहचानना बहुत ही आसान होता है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई भी एग्जाम्पल आएगा, कोई भी उदाहरण आएगा, तो उसमें ये विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूरी है। मतलब कि जब भी आप इस चिन्ह को देखेंगे, आप बता देंगे कि विस्मयवाचक चिन्ह यहाँ पर प्रयोग में लाया जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, जिससे यहाँ पर लिखा गया है साथियों, और यहाँ पर विस्मय, देख रहे हैं चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया। फिर देखिए, अरे तुम पढ़ चुके हो, अभी अजी सुनते हो, वाह कितनी सुंदर पोशाक है, हे प्रभु अभिषेक हो, सद्बुद्धि हो। देख रहे हैं ना, तो जब भी आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो कब किया जाएगा, क्वेश्चन यही पूछा गया, तो आश्चर्य के लिए बताएंगे, घृणा, शोक, हर्ष, इन सब के लिए किसका प्रयोग, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और विस्मयवाचक चिन्ह हमेशा कोई भी वाक्य दिया रहेगा तो उसमें जरूर दिया रहेगा विस्मयवाचक चिन्ह, देख रहे हैं ना, ये सब में दिया रहेगा, इससे भी आप पहचान जाएंगे। तो ये भी आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो छठवें नंबर की बात करें तो निर्देशक चिन्ह। क्या है, निर्देशक चिन्ह। और निर्देशक चिन्ह क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी दिया रहेगा, यानी कि इस तरीके से जो डंटी रहेगी ना, इस तरीके से जो दिया रहेगा, यही आपका निर्देशक चिन्ह का क्या है, ये सिंबल है। ओके, इसको भी पहचान जाएंगे। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को विस्तृत करना हो या व्यक्त करना हो, या वाक्य में टूटे विचारों को जोड़ना हो, वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या समझे, कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कोई कथन होगा, उसको विस्तृत रूप से विस्तृत करना होगा या व्यक्त करना होगा, ठीक है, या वाक्य में टूटे हुए विचार को जोड़ना होगा, तो उस तरीके से जो भी प्रयोग में लाए जाएंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और निर्देशक चिन्ह का हमने सिंबल बता दिया, इस तरीके से रहेगा। ओके, माइनस की तरफ रहता है। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे आप। एग्जाम्पल के अगर बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है जयशंकर प्रसाद, और उसके बाद से यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सिंबल दिया गया ना, और सिंबल देने के बाद से क्या लिखा गया है, कामायनी। क्या, कामायनी दिया गया। तो ये आपका निर्देशक चिन्ह हो गया। यहाँ पर देख रहे होंगे ये निर्देशक चिन्ह, और उसके बाद से कामायनी। गांधी जी ने कहा, उसके बाद से निर्देशक चिन्ह, हिंसा मत करो। महेश, उसके बाद से निर्देशक चिन्ह, मैं गोमती नगर में रहता हूँ। श्री प्रताप ने कहा, उसके बाद से देखिए निर्देशक चिन्ह, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो यही चीज़ होगा, जब किसी के कथन को व्यक्त करना होगा या विस्तृत करना होगा ना, या किसी के टूटे हुए विचार को जोड़ना होगा, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और निर्देशक चिन्ह का सिंबल आपका यही होता है, क्या, माइनस की तरह। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं उद्धरण चिन्ह, या इसी को हम लोग अवतरण चिन्ह कहते हैं। ध्यान देखिएगा, उद्धरण चिन्ह को ही हम लोग अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, तो इस तरीके से होता है। ये आपका उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का ये आपका सिंबल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, इनका प्रयोग कैसे करेंगे कि जब किसी कथन को जैसे का तैसे व्यक्त करना हो, वहाँ पर उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या समझे, जब कोई कथन होगा, जैसे को तैसे एकदम व्यक्त कर देना होगा,
उसी को हम क्या वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, उद्धरण चिन्ह का। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। जैसे डॉक्टर राव ने कहा, उसके बाद से देखिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगाया गया कि नहीं, देखिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह क्या कहा गया, जो सदैव प्रसन्न रहते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। यानी कि इनके बात को, डॉक्टर राव की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा गया है, जैसे को तैसा ही एकदम उतार दिया गया है ना। तो जब भी किसी के कथन को जैसे का तैसे व्यक्त करना होगा तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, उद्धरण चिन्ह का। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने डॉक्टर वत्स की क्या मधुशाला पढ़ी। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा है, क्या कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। तो देखिए यहाँ पर जीवन विश्व की संपत्ति है और इससे पहले उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, देख रहे हैं ना। तो ये चीज़ तो ये भी चीज़ हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है इसको समझिएगा। इससे पहले देखिए योजक चिन्ह और योजक चिन्ह से पहले हमने अभी यहाँ पर बताया निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह दोनों में थोड़ा सा क्या होता है कि लड़के कन्फ्यूजन की स्थिति में हो जाते हैं। तो समझिए निर्देशक चिन्ह में जो निर्देशक चिन्ह है उसका प्रतीक थोड़ा सा लंबा लगता है, लेकिन योजक चिन्ह में यही सेम सिंबल है लेकिन ये छोटा होता है। बात समझे ना। यानी कि योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह एक सेम होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि निर्देशक चिन्ह में ये जो सिंबल होता है थोड़ा सा बड़ा रहता है और योजक चिन्ह में यही सिंबल क्या होता है, छोटा रहता है। ठीक है। और प्रयोग में भी अंतर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह में योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थक शब्द या विलोम शब्द या तुलनावाचक शब्दों के मध्य में किया जाता है। यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कोई समानार्थक शब्द होगा या विलोम शब्द होगा या तुलना करना होगा, तुलनावाचक शब्द होगा, वहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे सुख दुख विलोम है, जीवन मरण, दूर दूर समानार्थक है, यहाँ पर देखिए ये आपका विलोम है। ठीक है। चांद सा चेहरा, भूखा प्यासा, जीव जंतु, कुछ न कुछ, ज्यों का त्यों, थोड़ा बहुत, तन मन धन, ये सब। तो जब भी इस टाइप का आएगा कोई शब्द, ठीक है, समानार्थक होगा, विलोम होगा या तुलनावाचक शब्द होगा, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। सिंबल ध्यान रखिएगा, निर्देशक में थोड़ा सा बड़ा होता है और योजक में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 9 नंबर है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है, तो सेम यही चीज़ है, यहाँ पर 2 बिंदी लगाएंगे और आगे आप डैश लगा देंगे तो आपका हो जाएगा, आपका विवरण चिन्ह हो जाएगा। ये सिंबल आपका होता है विवरण चिन्ह का। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं कि जब किसी कथन को विस्तार से व्यक्त करना हो, वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी के कथन को क्या होगा, विस्तार रूप से उसका क्या होगा, वर्णन करना होगा, प्रयोग करना होगा, ठीक है, व्यक्त करना होगा, तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण समझिए, निम्न में से एग्जाम्पल है, निम्न में से किसी एक पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। उसके बाद से देखिए यहाँ पर विवरण चिन्ह दिया गया है, ठीक है ना। जैसे संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, हम लिखते हैं ना, जैसे नोट्स बनाते हैं तो लिखते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। उसके बाद से कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर विवरण चिन्ह देकर और आगे लिख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब किसी के कथन को विस्तार से व्यक्त करना होगा तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, कोरोना से बचने के लिए निम्न नियमों का पालन करें, और यहाँ पर आप विवरण चिन्ह देकर और आगे आप क्या करेंगे, उसके जो भी नियम होंगे लिख देंगे। तो ये होगा आपका विवरण चिन्ह। 10वां है आपका कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह में आप देख सकते हैं, कोष्टक चिन्ह इस तरीके से भी लगता है, ठीक है, इस तरीके से भी होता है और ये आपका इस तरीके से भी होता है। ठीक है। इनका प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग विकल्प दिखाने या क्रम सूचक अंकों या किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या, इनका प्रयोग विकल्प दिखाने के लिए या क्रम सूचक अंकों या किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्ह के लिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे लिखना है क और इसको दर्शा देना है, जैसे ख हमने लिखे दर्शा दिया, देख रहे हैं ना, या 1 2 इस तरह से हम क्या करते हैं, गोला कर देते हैं या तो कोष्टक में हम लिख देते हैं, ठीक है, उसको दर्शाने के लिए। जैसे दशहरे के अवसर पर दशानन यानी कि रावण, और रावण को क्या किया गया, हाईलाइट कर दिया गया, यानी कि कोष्टक में कर दिया गया है, के पुतले का दहन किया जाता है। जैसे धर्मराज, और इसको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, यानी कि युधिष्ठिर को क्या कर दिया गया, आपके कोष्टक में कर दिया गया, सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो वही कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग विकल्प को दिखाने के लिए या क्रम सूचक या अंकों या किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ओके। अगला है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है, तो लाघव चिन्ह आपका इस तरीके से होता है, गोला। जैसे आप लोग डॉक्टर देखे होंगे, प्रोफेसर देखे होंगे, जैसे लिखते हैं ना उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गोला लगा देते हैं, तो वहीं आपका क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है। तो किसी बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का पेपर में कैसे पूछा जाएगा, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त में लिखना है तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, लाघव चिन्ह का। और लाघव चिन्ह जैसे यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा गया डॉक्टर, और ये बड़ा है, इसको छोटा बनाना है तो क्या करेंगे, डॉक्टर लिखकर यहाँ पर लगा देंगे,
जैसे प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर इसको साथ में लिख रहे हैं तो प्रोफेसर लिखकर और क्या करेंगे, लाघव चिन्ह लगा देंगे। देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश हमने लिख कर यहाँ पर लिखा देते हैं गोला, यही आपका क्या होगा, लाघव चिन्ह होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि बड़े चीज़ को संक्षिप्त में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है हंस पद, और हंस पद को ही हम त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। हंस पद को क्या कहते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। और इसका सिंबल ये होता है कैप की तरफ, क्या है इस तरीके से, ये हंस पद यानी कि त्रुटि बोधक शब्द होता है। इनका प्रयोग देख लेते हैं कि वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तब इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द या अंश को ऊपर लिख देते हैं। कहने का मतलब कि जैसे कोई आपने वाक्य पढ़ा, उस वाक्य में कोई चीज़ छूट गया है, तो छूट गया है तो करेंगे क्या कि इस हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह को लगाकर दर्शाकर और इसी के ऊपर क्या करेंगे, उस शब्द को लिख देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये शब्द छूटा हुआ था, ये शब्द होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मोहन बाजार से लाया, और यहाँ पर देखिए सेंटेंस आ गया कि मोहन बाजार से लाया, और यहाँ पर सामान छूट गया था। तो सामान को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर लिखना होगा सामान, वहाँ पर आप हंस पद का प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सामान। राम कल जाएगा, और कहाँ जाएगा, दिल्ली। दिल्ली छूट गया तो हमने हंस पद का प्रयोग कर कर ऊपर लिख दिया दिल्ली। तो इसी का प्रयोग किया जाता है हंस पद का। देख रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, समता या तुल्य सूचक चिन्ह। एक ही होता है, चाहे समता कह लीजिए या इसी को तुल्य सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। तो क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो समता या तुल्य सूचक चिन्ह के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है कि बराबर का चिन्ह होता है। इसका सिंबल क्या होता है, बराबर, इक्वल होता है। ओके, किसी शब्द का अर्थ लिखने के लिए समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या, किसी शब्द का अर्थ लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए लिखना है, जैसे विडोजा, विडोजा का मतलब क्या होता है, इंद्र को कहा गया है, तो ये बराबर का चिन्ह ना, यानी कि उसी शब्द का अर्थ को दर्शाने के लिए किसका, समता या तुल्य सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंकज को क्या कहता है, कमल कहा गया है, तो पंकज बराबर कमल दर्शा देंगे। जैसे ललित हो गया, ललित सुंदर होता है। जैसे हास हो गया मतलब हंसना हो गया। जैसे रुदन मतलब कि रोना हो गया। तो क्या हो गया, यानी कि किसी शब्द के जो भी अर्थ होगा उसको दर्शाने के लिए, लिखने के लिए समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौदहवा देख लेते हैं, उप विराम या इसी को कहते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह। क्या, उप विराम या इसी को कहते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह। और इसका क्या होता है, आप यहाँ पर 2 बिंदी लगा देंगे ना, 2 बिंदी डाल देंगे तो यही आपका कहला जाएगा उप विराम कहलाएगा। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो, जब किसी शब्द को क्या करना हो, अलग दर्शाना हो, तब तो उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ गया ना। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया विज्ञान, और विज्ञान के बाद यहाँ पर वरदान या अभिशाप, ये अलग है ना, ये अलग शब्द है ना, तो इसको दर्शाना होगा, इसी के साथ जोड़ना होगा, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, उप विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण, और उदाहरण के बाद उप विराम दिख दिए, क्या, राम सो गया। दिख रहे हैं ना। प्रदूषण, और प्रदूषण क्या है, एक अभिशाप है। लेकिन जब किसी शब्द को अलग दर्शाना होगा, यानी कि एक अलग शब्द है ना, अलग से दर्शा रहे हैं ना, तो यहाँ पर उप विराम का प्रयोग करेंगे। ओके, 15 नंबर है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, और इनका प्रयोग कैसे करेंगे तो देखिए, पुनरुक्ति मतलब क्या होता है पहले इसके बारे में समझिए। तो इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य के अंश को दोबारा लिखने के समय को बचाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जैसे कोई आपने एक नाम लिखा, कोई भी नाम लिखा, और उसी को नहीं चाहते हैं कि आप हम बार बार लिखें, तो वहाँ पर इसका प्रयोग कर देंगे, जैसे पता चल जाएगा। और इसका प्रयोग यहाँ होता है, लेकिन क्या करेंगे, उसके नीचे लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे दानकर्ता का नाम, जैसे मान लें कि यहाँ पर लिख दिया दानकर्ता का नाम, और यहाँ पर राशि होगी, जैसे कलुआ 10 रुपया, ठीक है, कल्लो, फिर यहाँ पर 10 रुपया, फिर कल्लो, देखिए फिर यहाँ पर कल्लो यहाँ ना, यानी कि ये बार बार ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका पुनरुक्ति चिन्ह। इसको ये दर्शाने का मतलब क्या है कि ऊपर जो 10 रुपया है ना, यानी कि ये कल्लो है, ये भी 10 रुपया दिया, यहाँ पर जो नाम आया वो भी 10 रुपया दिया गया। जैसे हम देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए राम हो गया, फिर यहाँ पर राम हो गया, फिर यहाँ पर कोई सेंटेंस हो गया जिसमें राम राम आ रहा है, तो हम राम राम यहाँ पर बार बार ना लिख कर, यहाँ पर एक हमने राम लिख दिया, यहाँ पर राम हमने लिख दिया, उसके बीच से ये लगा दिया, क्या, पुनरुक्ति चिन्ह ये लगा देता है। इससे पता चल जाता है कि जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ इसके नीचे भी है, सेम चीज़ वही दर्शाने के लिए। बात समझ आ गया ना। चलिए 16 नंबर देखते हैं, लोप या उसी को कहते हैं पदलोप चिन्ह। क्या, लोप या पदलोप चिन्ह, इसका मतलब क्या है, तो जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो वहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और लोप चिन्ह का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से डॉट डॉट आप देखे होंगे ना, जैसे खाली स्थान भरने के लिए आता होगा, आप देखे होंगे ना, वही आपका क्या कहलाता है, लोप या पदलोप चिन्ह कहलाता है। एग्जाम्पल समझिए, मैं तेरे साथ चलूंगा पर, और खाली स्थान दे दिया गया, लोप चिन्ह यहाँ पर दे दिया गया, नहीं है, यहाँ पर भरने के लिए नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या, पैसे नहीं है। तो वही होगा कि जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, लोप चिन्ह का। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पर लोप चिन्ह दे देगा 99, यानी कि चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 डर चलता जाएगा 98 99, बात समझ रहे हैं ना। तो उस वही आपका होता है लोप चिन्ह। ओके,
अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह यानी कि इस तरीके से दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है, आप लोग देखे होंगे। जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वहाँ पर क्या होता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है। ठीक है, और आप वर्णमाला पढ़े होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे, बताया गया होगा। ठीक है, दीर्घ के बारे में वहाँ पर हम बताए होंगे। अल्प प्राण और महाप्राण जब पढ़ा रहे थे, ठीक है, वहाँ पर भी हम बताए थे, उसमें भी बताए थे। और स्वर में जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर दीर्घ स्वर के बारे में बात की थे ना। और जब छंद पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर भी दीर्घ की बात आएगी। तो वहाँ पर देखिए दीर्घ चिन्ह का सीधा सिंबल समझिए इस तरीके से रहता है। जैसे राम, तो राम को क्या करना है, राम को अगर लिखना होगा तो हम देखिए राम और इस तरीके से क्या करें, लगाकर इस तरीके लिखेंगे, ये भी होगा। यानी कि कहने का मतलब कि जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता हो तो वहाँ पर दीर्घ चिन्ह का, यानी कि राम, ऐसे नॉर्मल बोलिए राम और इसको बोलिए राम, देखिए ना, जैसे ओम लिखता है, ओम, ओम हो गया, ये ओम हो गया। इसी को लिखना होगा दीर्घ उच्चारण चिन्ह तो क्या करेंगे आप, इस तरीके से लिखेंगे, ओम लिखेंगे ना। तो ये आपका, इसको बोलेंगे तो क्या होगा, अन्य शब्द की अपेक्षा अधिक समय लगेगा, ओम, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, समाप्ति सूचक चिन्ह के बारे में बात करें तो समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है, तो आप समाप्ति सूचक चिन्ह देखे होंगे। जैसे यहाँ पर एक गोला देंगे, आप आगे और पीछे एक एक डंडे लगा देंगे, ठीक है, तो ये समाप्ति सूचक चिन्ह का हो जाएगा। जैसे इस चिन्ह का प्रयोग बड़े लंबे लेख या कहानी या अध्याय या पुस्तक के अंत में करते हैं, जो कि यह सूचित करता है कि कहानी या लेख पुस्तक क्या होगी, समाप्त। जैसे मान लिया आपने नोट्स बनाया, कोई नोट्स बनाया और जो पेज जिस आप नोट्स बुक में जो कॉपी में आप अपना नोट्स बनाए हैं अब वो समाप्त हो चुका है, उसमें जिस चीज़ का भी आप नोट्स बनाए समाप्त हो गया है, तो लास्ट वाला जो पेज होगा उस पर आप इस तरीके से बना देंगे, तो ये आपको दर्शाएगा कि समाप्ति सूचक का चिन्ह है, यानी कि समाप्त हो चुका है। जो चीज़ का नोट्स बनाए ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। जैसे रामायण की पुस्तक के अंत में आप देखे होंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि रामायण की पुस्तक के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे समाप्ति सूचक चिन्ह का। देखेंगे उसमें तो लिखा होगा, जैसे रामायण की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसका अंतिम पेज पर जाकर देखेंगे तो इस तरीके से बना होगा। या कोई आपके पास बुक होगा, देखिएगा उस बुक की समाप्ति हो गई होगी तो अंत में समाप्ति सूचक चिन्ह जरूर दिया गया होगा। ओके, ये हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, टीका या तारक सूचक चिन्ह। क्या टीका या उसी को तारक सूचक चिन्ह कहते हैं, तो इसका प्रयोग क्या करेंगे कि इन चिन्हों के द्वारा किसी शब्द का स्पष्टीकरण किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी हो गया का जन्म 2 अक्टूबर को, और इसको दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हाई स्टार लगा सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, टीका या तारक सूचक चिन्ह कहते हैं। यानी कि क्या कह सकते हैं कि इन चिन्हों के द्वारा किसी शब्द का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, हाईलाइट कर देंगे, दिखा देगा वो। आगे हम लोग देख लेते हैं पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या होता है, तो पाद, अगर बिंदु की बारे में बात करें पाद का, तो ये क्या होता है कि पाद जो बिंदु का प्रयोग होता है फारसी और अरबी शब्दों में किया जाता है, कि यहाँ पर फारसी या अरबी शब्दों में किया जाता है, और इसे नुक्ता भी कहते हैं। जैसे मान लो आप लोग देखे होंगे फ लिखा होगा, यहाँ पर बिंदु दिया हो गया होगा, देखे होंगे। जैसे आपने देखे होंगे जहर लिखा गया होगा, जहर तो ज के नीचे यहाँ पर लिखा एक बिंदु होगा, यही आपका क्या होगा, पाद होगा। जैसे आप देखे होंगे वकील, तो वकील जैसे लिखेंगे तो कम यहाँ पर नीचे एक बिंदु दिया गया, इसी को हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। ओके, तो पाद बिंदु का प्रयोग क्या करेंगे, कहाँ पर किया जाता है, फारसी व अरबी शब्दों में किया जाता है, और इसे ही नुक्ता भी कहा जाता है। पाद बिंदु को ही क्या कहेंगे, नुक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ था फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग जो विराम चिन्ह है समझ गए होंगे कि कहाँ किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो फिर एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा और एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक से, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा या प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कीजिएगा। जरूर आप सही से क्वेश्चन करेंगे, गलत होने का चांस नहीं होगा। ओके, तो ठीक है, वीडियो आज तक बस यहीं रखते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। ओके, धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और है, इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जानते हैं जो चैनल का नाम है, यानी कि सरकारी PA। क्या, सरकारी PA टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम में सर्च करेंगे सरकारी PA तो आ जाएगा। यहाँ से आप लोग जुड़ जाइए अगर इसका PDF चाहिए तो। और हमसे अगर बात करना है तो आप लोग इंस्टाग्राम ID पर, क्या इंस्टाग्राम ID पर, और इंस्टाग्राम ID क्या है तो साहनी राजनाथ, ठीक है, साहनी RAJNAT, साहनी राजनाथ _COP, ये आप डालकर इंस्टाग्राम पर चाहें तो हमसे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।